एक गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। मेहनती आदमी था, लेकिन असली सिरदर्द थे उसके चारों बेटे। तीन तो बड़े ही चालाक और समझदार निकले, घाघ किस्म के, लेकिन चौथा उफ, बस यूं समझ लो कि अक्ल के मामले में थोड़ा सुस्त, मगर ताकत में भाई साहब पहलवानों को भी मात दे दे। राघव को एक चिंता हर वक्त सताती, ये तीन तो अपनी समझदारी से कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन ये चौथा, इसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। सोच विचार के बाद राघव ने ठान लिया, बेटे की बुद्धि तो कम है मगर शरीर पहलवान जैसा है, क्यों ना इसे कुश्ती सिखा दूं। बस फिर क्या था, छोटे बेटे को अखाड़े में भेज दिया। बढ़िया डाइट, जोरदार कसरत और उस्ताद से तगड़ी ट्रेनिंग शुरू हो गई। लड़का भी दिल लगाकर मेहनत करने लगा। देखते ही देखते वो इतना ताकतवर बन गया कि गांव के लड़कों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया। हर दिन नए दांव पेंच सीखता, अखाड़े में मिट्टी उड़ाता और औरों से 2 कदम आगे रहता। इधर समय बीतता गया और उधर किसान ने अपने तीनों बड़े बेटों की शादी कर दी। अब घर में 3 बहुएं आ चुकी थीं। शादी के बाद बहुओं ने देखा कि छोटे साले का तो अलग ही ठाठ है, न खेत में काम न घर की जिम्मेदारी, बस अखाड़े में कुश्ती, ऊपर से मलाई दूध और भरपेट खाना। अब ईर्ष्या तो लाजमी थी। तीनों बहुएं मन ही मन जलने लगी। हम दिन भर काम करें और ये छोटा साला बस खाए पिए और कसरत करे। धीरे धीरे जलन इतनी बढ़ गई कि बहुओं ने अलग होने की ठान ली। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बहुएं जिद पकड़कर बैठ गईं, अब बस हमें अलग रहना है। अब किसान ने सोचा, जब घर का माहौल ही बिगड़ रहा है तो क्यों ना छोटे बेटे की भी शादी करा दूं। बस फिर क्या था, किसान ने अपने पहलवान बेटे के लिए एक बेहद खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की ढूंढी और उसकी शादी कर दी। लेकिन जनाब, वो लड़की सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि इतनी अप्सरा जैसी थी कि पूरे गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे। अब भैया, पहलवान की बीवी जितनी सुंदर थी उतनी ही अक्लमंद भी थी। यूं समझो, सौंदर्य और बुद्धि का ऐसा मेल कि कोई भी देख के दंग रह जाए। उसे 14 विषयों का ज्ञान था। जी हां, 14, मतलब घर चलाना हो या किसी को अपनी बातों से पटखनी देना, हर काम में उस्ताद। खैर, शादी के बाद किसान ने सोचा, जब घर में हर दिन तू तू मैं हो रही है तो इससे बेहतर है कि बेटों को अलग कर दूं। बस चारों बेटों को अपना अपना हिस्सा देकर उन्हें अलग कर दिया। अब बड़े तीनों बेटे तो एकदम समझदार थे, जानते थे पैसा कैसे कमाना है, मेहनती भी थे, सो खेती में जुट गए और दिन ब दिन तरक्की करते गए। उनका समय बड़े आराम से कट रहा था। अब बड़ा हो, मंझला हो या छोटा, तीनों भाई हर काम जानते थे। फसल काटनी हो, सौदा बेचना हो या किसी को मुंह तोड़ जवाब देना हो, सब में उस्ताद। इसीलिए उनकी झोली में कभी तंगी नहीं आई। लेकिन उधर हमारा पहलवान भाई, उसके लिए तो जिंदगी बस 3 चीजों में सिमटी थी, खाना, सोना और कुश्ती लड़ना। मेहनत मजदूरी से उसे वैसे ही एलर्जी थी। अब मेहनत किए बिना थाली में मिठाई कहां से आती। धीरे धीरे गरीबी ने उसके घर में डेरा जमा लिया। अब बीवी तो थी अक्लमंद, लेकिन भूख किसी की भी अक्ल ठिकाने लगा देती है। वो भी तंग आ गई। तुम सारा दिन या तो कुश्ती लड़ते हो या खाते हो, लेकिन घर कैसे चलेगा। दिन रात ताने देने लगी, मेरे भाग्य में ही शायद गरीबी लिखी है जो तुमसे शादी कर ली। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पैसा नहीं, चैन नहीं, बस लड़ाई झगड़ा। एक दिन बीवी ने आखिर तंग आकर कहा, देखो जी, अब ऐसे नहीं चलेगा। तुम एक काम करो, सीधे राजा के पास जाओ और उनसे नौकरी मांगो। पहलवान ने बड़ा भोला सा चेहरा बनाया और कहा, अरे भगवान, मैं कोई काम वाम थोड़ी जानता हूं, मेरा बस एक ही काम आता है, खाना और कुश्ती। राजा के यहां जाऊंगा तो वहां क्या करूंगा। बीवी ने तड़ से जवाब दिया, तुम कुछ मत सोचो, मैं कह रही हूं ना, राजा के पास जाओ और एकदम से कहो कि मुझे लाखों की नौकरी चाहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अब क्या करता बेचारा। बीवी के कहने पर पहलवान मन मारकर राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। चलते चलते सोच रहा था, मुझे तो कुश्ती के अलावा कुछ आता ही नहीं, कहीं उल्टा सजा न दे दे। लेकिन बीवी की अक्ल पर भरोसा करके वो आगे बढ़ता गया। जब वो राजा के दरबार पहुंचा तो भाई साहब, वहां तो रौनक ही अलग थी। पहलवान जैसे हट्टे कट्टे आदमी को देखकर राजा की निगाहें भी टिक गईं। वो समझ गया कि यह आदमी जरूर नौकरी की तलाश में आया होगा। राजा ने उससे घूरते हुए पूछा, कहो भाई, क्या काम है। अब पहलवान भी ठहरा, सीधा साधा, लेकिन बीवी की सलाह पर राजा के सामने पहुंच गया। उसने झुककर कहा, महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, ठीक है, बताओ क्या कर सकते हो। तुम्हारे पास ऐसा क्या हुनर है जो किसी और के पास नहीं। पहलवान ने एकदम अकड़ के कहा, महाराज,
जो काम आपकी सेना नहीं कर सकती, जो आपके बड़े बड़े मंत्री भी नहीं कर सकते, वो मैं कर सकता हूं। लेकिन इसके बदले में मेरी एक शर्त है, मुझे रोजाना 1 लाख टका वेतन चाहिए। राजा हंस पड़ा। तो तुम 1 लखटकिया बनोगे? पहलवान ने भी तगड़ा जवाब दिया। हां महाराज, मैं लखटकिया की नौकरी ही करूंगा। राजा को बात अजीब लगी। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली। देखो, क्या हमारे पूर्वजों ने कभी किसी को लखटकिया रखा है? मंत्री गए, पुराने दस्तावेज खंगाले और लौटकर बोले, महाराज, आपके पिताजी ने भी अपने समय में 1 लखटकिया रखा था। राजा सोच में पड़ गया और बोला, तो ठीक है, हम भी 1 लखटकिया रखेंगे, बस। राजा ने पहलवान को अपनी शाही सेवा में रख लिया। लखटकिया ने हंसकर कहा, महाराज, अब तो मैं आपका आदमी हूं। बस मुझे रहने के लिए एक शानदार जगह चाहिए। जब भी कोई ऐसा काम आए जो आप या आपकी सेना न कर सके, बस मुझे बुला लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, हमारे शाही बगीचे में एक शानदार महल है, वहीं रहो। जब जरूरत होगी तुम्हें बुला लेंगे। बस फिर क्या था, पहलवान की निकल पड़ी। रोज उसे 1 लाख टका वेतन मिलने लगा और शाही महल में ठाठ से रहने लगा। वो कुश्ती करता, बढ़िया खाना खाता और आराम से सोता। कुछ महीने बीत गए। एक दिन राजा को ख्याल आया, ये लखटकिया अपनी असली जिंदगी में कैसा है। उसने मंत्री से कहा, चलो आज इस पहलवान के घर चलते हैं। पहलवान भी क्या करता, राजा की आज्ञा टाल नहीं सकता था। वो उन्हें अपने घर ले गया। जैसे ही राजा और मंत्री उसके घर पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पहलवान की पत्नी न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बहुत बढ़िया खाना भी बनाती थी। उसने अपने हाथों से राजा और मंत्री के लिए स्वादिष्ट भोजन परोसा। राजा की नजर जैसे ही पहलवान की पत्नी पर पड़ी, बस उसकी नीयत डगमगा गई। राजा सोच में पड़ गया, इतनी सुंदर स्त्री, हमारी रानी के सामने तो ये परी लग रही है। राजा ने भोजन खत्म किया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। महल लौटते ही उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, ये पहलवान की पत्नी तो कमाल की सुंदर है, हमारी रानी भी इसके आगे फीकी पड़ती है। मंत्री ने ठंडी आह भरी, महाराज, सब भाग्य की बात है। किसी की किस्मत में सोना होता है तो किसी को मिट्टी भी नसीब नहीं होती। मंत्री जी, मुझे बताओ, इस पहलवान की पत्नी को कैसे अपने महल में लाया जाए। बस उसी दिन से राजा और मंत्री ने साजिश रचना शुरू कर दी। कहते हैं ना, राजा, योगी और आग से हमेशा दूर रहना चाहिए, वरना जलने का खतरा रहता है। अब राजा की नजर तो लग चुकी थी। वो और उसका मंत्री दिन रात इसी सोच में लगे रहते कि पहलवान की पत्नी को कैसे हासिल करें। कुछ समय बीता और तभी राजा की मां यानी राजमाता बीमार पड़ गई। राजा ने हर बड़े वैद्य और हकीम को बुलाया, लेकिन किसी से भी राजमाता की बीमारी का इलाज नहीं हुआ। उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच एक नया वैद्य महल में आया। मंत्री ने उसे किनारे ले जाकर कहा, सुनो वैद्य जी, अगर तुम हमारी बात मानोगे तो तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बस इलाज के बहाने हमें एक बहाना चाहिए। वैद्य को पैसे की चमक दिखी। वो लालच में आ गया और बोला, जो आज्ञा मंत्री जी, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। मंत्री ने चालाकी से उस वैद्य जी को राज दरबार में पेश किया और राजा से कहा, महाराज, यह वैद्य बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसे मैं विशेष रूप से समयपुरी से लेकर आया हूं। यह राजमाता का इलाज कर सकता है। राजा खुश हो गया। अरे वाह, अगर हमारी मां ठीक हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। राजा तुरंत राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री के साथ वैद्य को राजमाता के कक्ष में ले गया। राजमाता के पास पहले से ही कई नामी गिरामी वैद्य इलाज में लगे थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वैद्य ने बड़े ध्यान से राजमाता की नाड़ी देखी, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, महाराज, मामला गंभीर है, अब इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। राजा घबरा गया। वैद्य जी, कोई उपाय तो होगा। वैद्य ने सिर हिलाते हुए कहा, एक ही उपाय बचा है राजन, यदि वह चीज मिल जाए तो राजमाता तुरंत स्वस्थ हो जाएंगी। राजा बेचैन होकर बोला, बताओ वैद्य जी, कुछ भी हो, मैं उसे जरूर मंगवाऊंगा। वैद्य ने रहस्यमय अंदाज में कहा, महाराज, हूरबील, ये एक दुर्लभ जानवर है। इनके शरीर से निकला तेल ही राजमाता का इलाज कर सकता है। यदि इनका तेल निकालकर मालिश की जाए तो राजमाता शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। राजा ने तुरंत पूछा, लेकिन यह हूरबीला मिलेगा कहां। वैद्य ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह प्राणी सिर्फ हिमालय के दुर्गम जंगलों में पाया जाता है। इसे पकड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो आपकी माता का जीवन बच सकता है। राजा के मन में अब बस एक ही बात थी, किसी भी तरह हूरबीला को लाकर अपनी मां की जान बचानी है। वैद्य अपनी चाल चल चुका था और अब वह राजमाता का नकली इलाज करने लगा। उधर राजा भारी मन से दरबार में लौट आया। दरबार में पहुंचते ही राजा ने कहा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा वीर योद्धा है जो हिमालय से हूरबीला लाकर मेरी मां की जान बचा सके।
सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कई ने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, हमने आज तक हूर बीला नाम के किसी जानवर का नाम तक नहीं सुना। राजा चिढ़ गया, तो क्या मेरी मां को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूं? हमें हर हाल में हूर बीला चाहिए। सब दरबारी सिर झुकाए खामोश खड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस असंभव काम को करने की जिम्मेदारी ले। तभी मंत्री ने चालाकी से कहा, महाराज, एक उपाय है। क्या उपाय है मंत्री जी? मंत्री ने कहा, महाराज, जो पहलवान 5 महीने से बिना कुछ किए 1 लाख टका रोज ले रहा है, उसे तो आपने बस आराम के लिए रखा है। क्यों ना उसी से यह काम करवाएं। अगर वह सच में इतना महान योद्धा है तो उसे 2 महीने में हूर बीला लाने का आदेश दीजिए, और यदि वह असफल रहे तो उसे फांसी पर लटका दिया जाए। सच कहते हो मंत्री जी, बहुत समय से यह लखटकिया ऐश कर रहा है। अब देखता हूं कि इसकी ताकत कितनी काम की है। उसे तुरंत बुलाओ। मंत्री ने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, अगर पहलवान हूर बीला लाने चला भी गया तो या तो वह जानवर लेकर आएगा या रास्ते में मारा जाएगा। दोनों ही सूरत में आपका फायदा है। अगर वह मर गया तो उसकी सुंदर पत्नी आपके महल में आ सकती है। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसकी नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर टिकी थी। राजा ने ताली बजाते हुए कहा, वाह मंत्री जी, क्या बढ़िया योजना बताई है। और अगर वो नाकामयाब हुआ तो उसे फांसी चढ़ा देंगे। आखिर 5 महीने से मुफ्त में खा खाकर मोटा जो हो रहा है। बिना देरी किए राजा ने 4 सैनिकों को भेजा और कहा, जल्दी से उस आलसी पहलवान को मेरे दरबार में हाजिर करो। कुछ ही देर में पहलवान दरबार में पेश हुआ। राजा ने तीखे स्वर में कहा, सुनो पहलवान, तुम्हें बैठे बैठे वेतन लेते हुए बहुत समय हो गया। अब वक्त आ गया है कि कुछ काम भी करो। पहलवान ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म कीजिए महाराज, मैं हर काम के लिए तैयार हूं। राजा ने रहस्यमय अंदाज में कहा, हमें 4 हूर बील चाहिए। उन जानवरों का तेल निकालकर राजमाता के शरीर की मालिश करनी है। इससे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पहलवान चौंक गया, महाराज, ये हूर बील क्या बला है? मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। हमें भी नहीं पता, मगर तुम्हें किसी भी हाल में इसे लाना होगा। पहलवान मन ही मन सोच में पड़ गया। ये राजा भी कमाल के काम पकड़ाता है। अब ये हूर बील क्या है और इसे कहां ढूंढूं? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, महाराज, मुझे थोड़ा समय चाहिए। राजा ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, तुम्हें 2 महीने का समय मिलता है, लेकिन याद रखना, अगर 1 महीने में भी कोई खबर ना आई तो तुम्हारी फांसी पक्की है। पहलवान का दिल जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे अपने घर लौट आया। मंदबुद्धि होने के कारण पहलवान ने सोचा, अभी तो 2 महीने हैं, आराम से सोचता हूं। 4 दिन तक वह अपने बगीचे में मस्ती करता रहा। इधर राजा, मंत्री और सेनापति बेचैन हो उठे। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, लगता है वह मूर्ख पहलवान अभी तक गया ही नहीं। अगर इसी तरह आलसी बना रहा तो राजमाता की जान चली जाएगी। उसे चेतावनी दीजिए। राजा ने तय किया कि वह खुद पहलवान से मिलकर उसकी खबर लेगा, लेकिन पहलवान ने अपनी इस मुसीबत की बात अपनी पत्नी से छुपा रखी थी। पहलवान की पत्नी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद चतुर भी थी। उसने अपने आंगन में 100 फीट गहरा कुआं खुदवा रखा था और उसके ऊपर एक खाट डाल रखी थी। उस खाट को उसने कच्ची लकड़ी से बनाया था ताकि कोई उस पर बैठे तो सीधा कुएं में गिर जाए। जब राजा ने दरवाजा खटखटाया तो पहलवान की पत्नी ने दरवाजा खोला और चौंकते हुए बोली, महाराज, आप अचानक यहां? आइए महाराज, थोड़ा ठहरिए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आती हूं। मेरे पति अभी घर पर नहीं है। राजा ने सोचा, पहलवान तो घर पर नहीं है, क्यों ना मैं इसे अपनी जाल में फंसा लूं। राजा अंदर गया और अपनी असली नीयत दिखाने लगा। वह मीठी मीठी बातें करने लगा। अरे सुंदरी, तुम्हारा वो मूर्ख पति तुम्हारी कदर नहीं करता। अगर तुम हमारे महल की रानी बन जाओ तो कितना ऐश करोगी। राजा की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर पहलवान की चतुर पत्नी समझ गई, इस राजा की नीयत तो बहुत खोटी है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसने राजा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप सच में मेरे बारे में इतना सोचते हैं तो एक छोटा सा काम करना होगा। पहलवान की चतुर पत्नी ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पहलवान मेरे लायक कहां। अब मैं उसे छोड़ देती हूं और आज से आपकी ही सेवा करूंगी। राजा को अपनी चाल कामयाब होती दिखी। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। पहलवान की पत्नी ने इशारे से राजा को अंदर बुलाया और कहा, आइए महाराज, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। राजा पूरी तरह उसकी बातों में आ गया और अंदर चल पड़ा। महल के आंगन में एक कच्चे धागे से बनी खाट रखी थी जो कि 100 फीट गहरे कुएं के ऊपर बिछी थी। ऊपर से उस पर एक मखमली बिछौना डालकर ऐसा जाल बिछाया गया था कि देखने में बिल्कुल सामान्य लगे। पहलवान की पत्नी ने बड़ी अदाओं से कहा, महाराज,
आप इस आरामदायक खाट पर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खास लाती हूं। राजा बड़े ठाठ से उस खाट पर बैठ गया और कच्चा धागा टूट गया और राजा सीधा कुएं में जा गिरा। नीचे गिरते ही राजा चिल्लाया, अरे राम, ये क्या कर दिया? अब तो मैं फंस गया। इधर राजा कुएं में गिरा पड़ा था और उधर पहलवान अपने बगीचे में मस्ती कर रहा था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी राजा के साथ क्या खेल खेल रही है। सुबह होते ही पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के कई बेटों को बुलाया। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हें 2-2 सोने के सिक्के दूंगी, लेकिन पहले इस कुएं से एक खास आदमी को बाहर निकालो। कुछ ही देर में राजा को कुएं से खींचकर बाहर निकाल लिया गया। पहलवान की पत्नी ने आदेश दिया, इसे 60 कोड़े मारो ताकि इसे अपनी औकात याद आ जाए। राजा की हालत खराब हो गई। कोड़े खाते खाते वह कराह उठा, लेकिन दया करने वाला कोई नहीं था। जब कोड़े पड़ चुके तो पहलवान की पत्नी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब इसे फिर से कुएं में डाल दो। राजा के लिए 2 रोटियां और पानी रस्सी के सहारे कुएं में डाला गया। अब यह रोज का नियम बन गया। हर दिन सुबह राजा को बाहर निकाला जाता, 60 कोड़े मारे जाते और फिर से कुएं में गिरा दिया जाता। राजा की हालत पिटते पिटते खस्ता हो गई थी। वह सोचने लगा, हाय, मैंने किस मूर्खता में पहलवान की पत्नी पर बुरी नीयत रखी थी। अब मेरी जान तो गई। 3-4 दिन बीत गए। राजा न दरबार में आया न महल में लौटा। मंत्री को चिंता होने लगी, आखिर महाराज गए कहां? कहीं पहलवान की पत्नी ने ही कुछ कर तो नहीं दिया। आखिरकार मंत्री ने फैसला किया कि वह खुद जाकर राजा की खबर लेगा। रात का अंधेरा घिर चुका था। मंत्री चुपचाप पहलवान की पत्नी के महल के दरवाजे तक पहुंचा और धीरे धीरे आवाज लगाई, अरे सुंदरी, मैं राजा का मंत्री हूं, जरा बाहर तो आओ। पहलवान की पत्नी बाहर आई और तिरछी मुस्कान के साथ बोली, अरे मंत्री जी, इतनी रात गए, यहां कैसे आना हुआ? मंत्री ने आंख मारी और बोला, सुनो, वो पहलवान तो हिमालय के जंगलों में गया है, अब वह बचने वाला नहीं। ऐसे में तुम अकेली यहां क्यों रहोगी? चलो मेरे साथ महल में चलो, वहां राजमहल की रानी बनकर रहोगी। पहलवान की पत्नी मंत्री की नीयत ताड़ गई और मन ही मन बोली, वाह, लगता है आज इस मंत्री को भी राजा के पास भेजने का वक्त आ गया। उसने बड़ी अदाओं से कहा, मंत्री जी, आप तो बड़े समझदार हैं, आइए अंदर चलकर बात करते हैं। मंत्री खुशी से अंदर चला आया। पहलवान की पत्नी ने उसे वहीं कच्चे धागे वाली खाट पर बैठने को कहा। मंत्री जी, इस खाट पर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खास लाती हूं। मंत्री ने जैसे ही खाट पर अपनी भारी भरकम काया डाली तो वो भी सीधा कुएं में जा गिरा। अब राजा के बाद मंत्री भी फंस चुका था। मंत्री के गिरने की जोरदार आवाज से राजा की आंख खुली। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो चौंक पड़ा। मंत्री ने कराहते हुए कहा, महाराज, आप यहां कैसे फंसे? राजा ने हंसते हुए जवाब दिया, पहलवान की पत्नी की कृपा से मैं तो पहले ही आ गया था, अब तो आप भी आ गए। मंत्री को अब अपनी मूर्खता पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुबह होते ही पहलवान की पत्नी ने फिर अपने जेठ के कई बेटों को बुलाया। उनका रोज का नियम बन चुका था। चलो आज के मेहमानों की खातिरदारी करते हैं। रस्सी कुएं में डाली गई और आवाज लगाई, नंबर 1। राजा ने लंबी सांस ली और कहा, चलो मेरा नंबर पहले आया है। राजा को कुएं से बाहर निकाला गया, खंभे से बांध दिया गया और फिर 50 कोड़े लगाए गए। फिर आवाज लगाई, नंबर 2। अब मंत्री की बारी थी। उसे भी बाहर निकालकर 50 कोड़े लगाए गए। इसके बाद दोनों को फिर से कुएं में गिरा दिया गया और रस्सी से 4 रोटियां और पानी डाल दिया गया। अब तो यह रोज की रस्म बन गई थी। हर सुबह राजा और मंत्री को निकालकर 50-50 कोड़े लगाए जाते, फिर कुएं में वापस डाल दिया जाता। धीरे धीरे उनकी हालत खराब होने लगी। उनकी खाल तक उधड़ गई थी। 12 दिन बीत चुके थे, लेकिन न कोई बचाने आया, न कोई उनकी खबर लेने। उधर राजा के सेनापति को चिंता सताने लगी। मंत्री जी राजा को खोजने गए थे, लेकिन वे भी लौटकर नहीं आए। आखिर मामला क्या है? मुझे भी जाकर देखना चाहिए। यह सोचकर वह भी पहलवान की पत्नी के घर की ओर चल पड़ा। शाम का वक्त था। सेनापति ने महल का दरवाजा खटखटाया। पहलवान की पत्नी बाहर आई। उसकी सुंदरता देख सेनापति भी मोहित हो गया। सेनापति ने धीमी आवाज में कहा, सुंदरी, मैं राजा का सेनापति हूं। आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। पहलवान की पत्नी मन ही मन मुस्कुराई। एक और मूर्ख आया अपने फंदे में फंसने। उसने नजाकत से कहा, अरे वाह सेनापति जी, आइए, मेरा घर आपका स्वागत करता है। सेनापति को लगा कि अब उसकी मुराद पूरी होने वाली है। वह अंदर आया और पहलवान की पत्नी की ओर देख देख कर अपनी किस्मत को धन्य मान रहा था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके लिए भी कच्चे धागे की खाट तैयार है। पहलवान की पत्नी ने कहा, सेनापति जी पहले आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खास लाती हूं। सेनापति खुशी खुशी खाट पर बैठ गया और वह भी सीधा कुएं में जा गिरा। नीचे गिरते ही उसे राजा और मंत्री ने घेर लिया। राजा ने हंसते हुए कहा, ओहो सेनापति जी, आप भी यहां?
सेनापति ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं तो आपको ढूंढने आया था, अब मैं भी फंस गया। मंत्री ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, अब तो हम तीनों एक ही नाव में सवार हैं। अब तो सुबह ही पता चलेगा कि हमारी क्या दशा होने वाली है। सेनापति ने घबराकर पूछा, सुबह क्या होगा महाराज? मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, चुपचाप सो जाओ, सुबह पता चल जाएगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही पहलवान की पत्नी ने फिर अपने बड़े भाई के बेटों को बुलाया। वे रोज की तरह आ गए। रस्सी नंबर 1 कुएं में डाली गई। राजा ने भारी मन से रस्सी पकड़ी और ऊपर आ गया। जैसे ही राजा बाहर आया, उसे खंभे से बांध दिया गया। फिर दूसरी रस्सी डाली गई। मंत्री भी कराहते हुए ऊपर आया और खंभे से बंध गया। फिर तीसरी रस्सी डाली गई और सेनापति को भी ऊपर खींच लिया गया। आज का दिन और भी भयानक होने वाला था। पहलवान की पत्नी ने कहा, आज से सजा बढ़ा दी जाएगी। उसने आदेश दिया, जो राजा है को 200 कोड़े मारो। मंत्री, कैदी नंबर 2 को 300 कोड़े मारो। सेनापति, कैदी नंबर 3 को 400 कोड़े मारो। बेटों ने बिना देर किए कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। कोड़े इतने जोर से पड़ रहे थे कि उनकी खाल तक उधड़ गई। सजा पूरी होने के बाद उन्हें फिर से रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया गया। फिर कुछ रोटियां और पानी डालकर उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन उनकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। हर सुबह उन्हें कुएं से बाहर निकाला जाता, कोड़े मारे जाते और फिर से कुएं में डाल दिया जाता। अब राजा, मंत्री और सेनापति की हालत इतनी खराब हो गई थी कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। इधर महल में हलचल बढ़ रही थी। जब प्रमुख सेनापति ने देखा कि राजा, मंत्री और सेनापति तीनों ही गायब हैं, तो उसे शक हुआ। उसने मन में सोचा, जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वो लौटकर क्यों नहीं आता? मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहां क्या हो रहा है। प्रमुख सेनापति ने अपना घोड़ा तैयार किया और सीधे पहलवान के घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा, महाराज और बाकी लोग वहां क्या कर रहे हैं? यह मामला कुछ गड़बड़ लगता है। रात के अंधेरे में वह पहलवान के घर पहुंचा। दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और आवाज लगाई, कोई है? पहलवान की पत्नी ने झरोखे से झांक कर देखा और समझ गई कि यह भी महल का आदमी है। उसने दरवाजा खोला और मीठी आवाज में पूछा, कहिए साहब, कौन हैं आप? कोतवाल ने सीना चौड़ा करके कहा, हम राजा के प्रमुख सेनापति हैं और आज की रात आपके साथ गुजारना चाहते हैं। पहलवान की पत्नी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, वाह रे मर्दों की दुनिया, एक और फंसने चला आया। पहलवान की पत्नी ने नजाकत से कहा, अरे आपका स्वागत है, अंदर आइए, बैठिए। प्रमुख सेनापति भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। उसे लगा आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे यादगार रात होने वाली है। जैसे ही प्रमुख सेनापति कच्ची सूत की खाट पर बैठा, वह भी सीधे कुएं में जा गिरा। नीचे राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही धूल धक्कड़ में लथपथ पड़े थे। जैसे ही प्रमुख सेनापति गिरा, राजा ने हंसते हुए कहा, ओहो प्रमुख सेनापति जी, आप भी आ गए। प्रमुख सेनापति को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब क्या हो सकता था? उसने हैरान होकर पूछा, महाराज आप यहां क्या कर रहे हैं? राजा ने थकी हुई आवाज में कहा, सुबह देखना, तब पता चलेगा कि यहां क्या होता है। प्रमुख सेनापति ने डरते हुए पूछा, महाराज सुबह क्या होगा? मंत्री ने लंबी सांस लेकर कहा, सुबह तुम्हारी भी वही दशा होगी जो हमारी हो रही है। अब सो जाओ। सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने हमेशा की तरह अपने जेठ के बेटों को बुलाया। चारों रस्सियां कुएं में डाली गईं। पहले राजा, फिर सेनापति, उसके बाद मंत्री और आखिर में प्रमुख सेनापति। एक एक कर सभी को बाहर खींच लिया गया, लेकिन बाहर आते ही उनकी पिटाई का सिलसिला फिर शुरू हो गया। सभी को 50-50 कोड़े मारे गए। उनकी चीखें पूरे आंगन में गूंज रही थीं, लेकिन किसी को कोई रहम नहीं आया। कोड़े खाने के बाद फिर से चारों को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया गया। इस बार उन्हें खाने के लिए 8 रोटियां और एक घड़ा पानी दिया गया। अब यह नियम बन गया था, हर रोज उन्हें बाहर निकाला जाता, कोड़े मारे जाते और फिर वापस कुएं में डाल दिया जाता। धीरे धीरे वे सभी बीमार पड़ने लगे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। इधर पहलवान की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर वह हूर बेला राजा को नहीं देगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। इसी निराशा में पहलवान अपनी पत्नी के पास लौट गया। पहलवान की पत्नी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? पहलवान ने गहरी सांस ली और कहा, राजा मुझे फांसी देने वाला है। पत्नी ने चौंक कर पूछा, लेकिन क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने? पहलवान ने अपनी पूरी कहानी बताई। राजा ने मुझसे 4 हूर बेला मांगी है। ये सिर्फ हिमालय के जंगलों में पाए जाते हैं। उनसे तेल निकालकर रानी माता की मालिश करनी है, तभी वे ठीक होंगी। अगर मैं उन्हें नहीं लाया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर पहलवान की पत्नी ने हंसते हुए कहा, अरे बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो?
इसका हल मेरे पास है। उसने आगे कहा, तुम 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाओ, तब तक मैं सब संभाल लूंगी। पहलवान को अपनी पत्नी की चालाकी पर पूरा भरोसा था। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी मुझे इस मुसीबत से निकाल लेगी। और फिर वह निश्चिंत होकर अपने ससुराल चला गया। पहलवान के जाते ही उसकी पत्नी ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने अपने जेठ के बेटों को बुलाया और आदेश दिया, जितने हो सके पंख इकट्ठे करो, कबूतर, मोर और बाकी पक्षियों के, और एक कमरा पूरा पंखों से भर दो। बच्चे जोश में आ गए। उन्होंने 2 दिनों में हर तरफ से पंख इकट्ठा कर लिए और पूरा कमरा पंखों से लबालब भर दिया। अब योजना का अगला चरण शुरू हुआ। तीसरे दिन पहलवान की पत्नी ने बच्चों से कहा, अब जाकर 2 क्विंटल तारकोल लेकर आओ। बच्चों ने झटपट तारकोल का इंतजाम कर लिया। तारकोल को बड़े कढ़ाई में डालकर गर्म किया गया, जब तक कि वह गाढ़ा और चिपचिपा न हो गया। जब तारकोल ठंडा हुआ तो उसे एक बड़ी कढ़ाई में भरकर साइड में रख दिया गया। फिर उसने वही पुरानी चाल चली, नंबर 1 वाली रस्सी कुएं में डाल दो। राजा कुएं में बैठे बैठे सोचने लगा, अरे रोज तो सुबह ही पिटाई हो जाती थी, आज दोपहर हो गई है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तभी ऊपर से आवाज आई, चलो ऊपर आओ। डरते डरते राजा रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही देखा पहलवान की पत्नी हाथ में डंडा लिए बैठी है। वह गरज कर बोली, देखो ये कड़ाही में गरम गरम तेल जैसा दिखने वाला तारकोल है, इसमें चुपचाप नहा लो। अगर आनाकानी की तो यही डंडा चलेगा। राजा की तो घिघी बंध गई। डर के मारे उसने तारकोल भरी कड़ाही में डुबकी लगा ली। जब वह बाहर आया तो पूरा शरीर काला चमकदार हो चुका था, पहचानना तक मुश्किल। पहलवान की पत्नी ने राजा को एक अजीब कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ अंदर जाकर लेट जाओ। राजा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह चुपचाप अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसके साथ एक और अजीब घटना हुई। उस कमरे में हजारों तरह तरह के पक्षियों के पंख बिखरे पड़े थे। जैसे ही वह जमीन पर लेटा, पंख उसके चिपचिपे शरीर पर चिपकने लगे। कुछ ही देर में राजा का हाल ऐसा हो गया कि वह आधी चिड़िया और आधा इंसान लगने लगा। इसके बाद पहलवान की पत्नी ने राजा को लोहे की खूंटियों से कसकर बांध दिया। अब उसकी योजना का अगला चरण शुरू हुआ। उसने दूसरी रस्सी कुएं में डाल दी और जोर से चिल्लाई, अब मंत्री को निकालो। मंत्री सोचने लगा, लगता है राजा को छोड़ दिया गया है, अब हमारी भी रिहाई का समय आ गया है। यह सोचकर वह तेजी से ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर कदम रखा, वहां भी वही डरावना मंजर था। पहलवान की पत्नी अब भी डंडा लिए बैठी थी। उसने मंत्री से कहा, इस तारकोल के गड्ढे में नहा लो, वरना डंडा पड़ेगा। मंत्री ने बहुत विनती की, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। उसे जबरदस्ती कड़ाही में धकेल दिया गया। मंत्री भी तारकोल में नहाकर पूरी तरह काला पड़ गया। इसके बाद उसे भी उसी पंखों वाले कमरे में भेज दिया गया। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर भी रंग बिरंगे पंखों से ढक गया। अब उसकी पहचान भी मिट चुकी थी। यही प्रक्रिया सेनापति और कोतवाल के साथ भी दोहराई गई। चारों को काले चमकदार शरीर में बदल दिया गया और फिर पंखों से ढककर अजीब से जीव बना दिया गया। अब चारों हूरबेला की शक्ल में लोहे की खूंटियों से बांध दिए गए। 4 दिन बाद जब पहलवान ससुराल से वापस लौटा तो डर के मारे कांप रहा था। वह घबराकर अपनी पत्नी से बोला, अब बताओ हूरबेला कहां है? राजा का समय पूरा होने वाला है। अगर मैंने उन्हें नहीं दिया तो वह हमें फांसी दे देगा। पहलवान की पत्नी मुस्कुराई और बोली, इतनी सी बात के लिए घबराए हुए हो? मैंने तुम्हारे लिए 4 हूरबेला पहले ही तैयार कर दिए हैं। देखो ये रहे। पहलवान ने देखा 4 अजीबोगरीब प्राणी खूंटियों से बंधे हुए थे। उनके शरीर काले और चमकदार थे और हर जगह रंग बिरंगे पंख चिपके हुए थे। पहलवान की आंखें फटी रह गईं। उसकी पत्नी ने उसे एक बड़ा सा डंडा पकड़ाते हुए कहा, इन्हें राजा के पास ले जाओ। अगर रास्ते में कोई हंगामा करे तो डंडे से पीटना। ये बहुत सीधे साधे हैं, कुछ नहीं कहेंगे। पहलवान खुश होकर चारों को रस्सी से बांधकर अपने साथ ले गया। इधर राजा, मंत्री, सेनापति और प्रमुख सेनापति का डर बढ़ता जा रहा था। वे सोचने लगे, अगर हमने भागने की कोशिश की तो यह बड़ा सा पहलवान हमें पटक कर मार डालेगा। चुपचाप इसके साथ जाना ही बेहतर है। पहलवान जब उन अजीब जीवों को लेकर अपने बगीचे में पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। वह सोचने लगा, सुबह होते ही इन्हें राजा के दरबार में पेश कर दूंगा, फिर तो मेरा काम पूरा समझो। फिर उसने राजा, मंत्री, सेनापति और प्रमुख सेनापति को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और चैन की नींद सो गया। उधर चारों की जान हलक में अटकी हुई थी। राजा फुसफुसाकर बोला, अगर यह पहलवान हमें दरबार में ले गया तो रानी हमारी हड्डी पसली तोड़वा देगी। मंत्री ने घबराकर कहा, सही कह रहे हैं महाराज, और अगर पुजारी ने हमें पहचान लिया तो पूरा शहर हम पर हंसेगा। राजा कुछ सोचकर बोला, हमें इससे पहले ही भाग निकलना होगा। फिर उसने एक गुप्त सुरंग की ओर इशारा किया और कहा,
इस पत्थर को हटाओ। यह सुरंग सीधा महल में रानी के कमरे तक जाती है। राजा सुरंग के रास्ते चुपके से महल में पहुंचा और धीरे से आवाज लगाई, रानी, ओ रानी। रानी ने जैसे ही बाहर आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने एक अजीब सा जीव खड़ा था। काले चमकते शरीर पर जगह जगह रंग बिरंगे पंख चिपके हुए थे। रानी चीख पड़ी, अरे ये कौन सा भूत प्रेत आ गया। रानी की चीख सुनकर नौकर चाकर और सैनिक दौड़ पड़े। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राजा की धुनाई शुरू कर दी। राजा चिल्लाता रहा, अरे मैं राजा हूं, मुझे मत मारो। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब उसे अजनबी जानवर समझकर पीटते रहे। कुछ देर बाद रानी ने आवाज पहचान ली और घबराकर सैनिकों को रोका। रानी ने पूछा, महाराज ये क्या हाल बना रखा है, आप इस हालत में कैसे पहुंच गए। राजा ने हांफते हुए कहा, पहले जल्दी से मिट्टी का तेल मंगवाओ और नहलाओ, वरना मैं ऐसे ही पंख वाला रह जाऊंगा। रानी ने तुरंत आदेश दिया और राजा को मिट्टी के तेल से नहलाया गया। धीरे धीरे टार और पंख निकल गए, लेकिन राजा का शरीर लाल पड़ गया था। हर जगह डंडों के निशान थे। उस रात राजा अपने महल में आराम से सो गया। सुबह होते ही पहलवान उठा और जब उसने कोठरी खोली तो उसकी आंखें फटी रह गईं। एक हूर बेला गायब था। अब सिर्फ 3 ही बचे थे। गुस्से में वह डंडा लेकर खड़ा हो गया और तीनों की पिटाई शुरू कर दी। बोलो, चौथा कहां गया। तीनों ने हाथ जोड़कर कहा, भाई हमें मत मारो, हम सब सच बता देंगे। पहलवान गरज कर बोला, जल्दी बताओ, अगर राजा ने चौथे के बारे में पूछा तो हम सब फांसी पर लटक जाएंगे। तीनों ने एक चाल चली और कहा, अगर राजा पूछे तो तुम कह देना, महाराज हम सब जानते हैं और आपका सारा भेद खोल देंगे। तब राजा डर जाएगा और कुछ नहीं बोलेगा। पहलवान को उनकी बात समझ में आ गई। वह खुश होकर तीनों को लेकर राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। जब पहलवान तीनों को लेकर दरबार में पहुंचा तो पूरा दरबार हैरान रह गया। सभी लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये कौन से विचित्र जानवर हैं। कुछ लोग हंसने लगे, ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। राजा ने गंभीर होकर कहा, पहलवान मैंने तुमसे 4 हूर बेला मंगवाए थे और तुम केवल 3 लेकर आए हो। चौथा कहां है। अगर चौथा नहीं बताया तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूंगा। पहलवान भी अब चालाक बन चुका था। वह ठहाका लगाकर बोला, महाराज अगर आपने ज्यादा सवाल किए तो मैं आपका पूरा भेद खोल दूंगा, सबको सच बता दूंगा। यह सुनते ही राजा का चेहरा फीका पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि पहलवान सब जान चुका है। अगर उसने सच बोल दिया तो पूरी राज्य की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा ने चुपके से उन तीनों को दरबार से बाहर भेज दिया और कहा, जल्दी से अपने अपने घर जाओ, नहा धोकर साफ सुथरे बनो, वरना किसी को पता चल गया तो इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। तीनों ने राहत की सांस ली और भागते हुए अपने अपने घर पहुंचे। फिर उन्होंने मिट्टी का तेल मंगवाया और खुद को नहलाकर टार और पंख साफ किए। कुछ ही देर में वे फिर से अपनी शाही पोशाक पहनकर राजा के पास पहुंचे। अब वे चारों सोच रहे थे, काश हमने पहलवान की बीवी पर बुरी नजर न डाली होती तो यह दिन न देखना पड़ता, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। वे आपस में बोले, अगर हमने बदला लेने की सोची तो यह बात रानी तक पहुंच जाएगी और फिर हमारी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली और पहलवान को कुछ नहीं कहा। उधर पहलवान अपनी सीधी सादी जिंदगी में खुश था। राजा के लिए काम करता रहा और मजे से जीता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। दूसरों की बीवी और दौलत पर नजर मत डालो, नहीं तो अंजाम बुरा ही होगा। इच्छाओं पर काबू पाना ही सच्ची समझदारी है, वरना इंसान अपने ही जाल में फंस जाता है। कहते हैं 4 तरह के लोग हमेशा दूसरों की बीवी और धन पर बुरी नजर डालते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने घर मत बुलाना। वासना प्रिय और लालची, जिन्हें कभी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। बेराहगीर लोग, जिनके जीवन में कोई आदर्श नहीं होता। अज्ञानी लोग, जिन्हें धर्म और नीति की समझ नहीं होती। चंचल मन वाले, जिन्हें न ईश्वर का भय होता है न किसी की इज्जत की परवाह। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां संकट और अपमान लाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। इससे आपने क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इस कहानी से कुछ सीखने की जरूरत है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार एक और नई मजेदार और सीख देने वाली कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।